Hi all, welcome to Exam Chala. Today in this video we are going to see some important news and editorial analysis of 7th of May 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Let us move on to the main video. So, owing the High Court order, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का परिपालन करते हुए गुजरात सरकार ने एक नया नोटिस निकाला है और इस नए नोटिस के तहत अब से गुजरात में किसी भी सीरियस पेशेंट, वो पेशेंट जो कि कोविड रिलेटेड सिम्टम्स से सीवियर केस में हो, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो, दैट मीन्स दे नीडेड द आईसीयू ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन as well as other comorbidities will not have to give the COVID positive report. पहले क्या हो रहा था कि अलग अलग पेशेंट्स जिनकी रिपोर्ट्स कभी कभी नेगेटिव भी आ रही थी, लेकिन स्टिल दे वेर हैविंग द कोविड रिलेटेड सिम्टम्स, द कोविड रिलेटेड डिजीज, स्पेशली डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, वस्कुलर डिजीज, लंग्स में प्रॉब्लम, प्रोलॉन्गिंग निमोनिया एंड देन फाइनली दैट लेड इट टू द हार्ट अटैक. लेकिन उनके कोविड रिपोर्ट आते आते RT-PCR, आपको पता है कि RT-PCR की रिपोर्ट आने में मिनिमम 72 आवर्स का टाइम लगता है और तब तक के लिए वो पेशेंट को एडमिट नहीं करते थे हॉस्पिटल. और उसमें सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती थी कि जो प्राइमरी इनिशियल केयर जो उस पेशेंट को पहले मिल सकती थी वो नहीं मिल रही थी. एंड दैट इज़ वाई देर वर अ चांसेस ऑफ हेवी डेथ. ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स पर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द नॉन रिप्रोड्यूशन. को कोविड वार्ड में एडमिट ही नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कोविड वार्ड में एडमिट करने के लिए बेसिक नेसेसिटी ये होती है कि आप पहले कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, दैट टू ऑल्सो RT-PCR. सो हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए यू नीड RT-PCR और स्टेट रिलेटेड एंटीजन टेस्ट. बट सिंस दिस टेस्ट वेर टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज मोस्ट ऑफ द केसेस, कभी कभी ऐसे भी केसेस देखने को मिल रहे थे कि जो केसेस रिपोर्ट वर नेगेटिव एंड देयर वाज समथिंग कॉल्ड पोस्ट कोविड डिजीज, यानी कि एक बार आपको कोविड हो चुका है, कोविड की नेगेटिव होने के बाद भी जो इफ़ेक्ट आपके वाइटल ऑर्गन्स दैट इज़ लंग्स, हार्ट, वास्कुलर सिस्टम्स, किडनीज, लिवर्स, इन सारे चीज़ों पे जो उसका नकारात्मक असर पड़ चुका है, दैट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन दीज थिंग्स होने के बाद, कोविड नेगेटिव होने के बाद भी उन पेशेंट्स को इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही थी. और क्योंकि आजकल हॉस्पिटल, ऑल ऑफ द हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इवन सम ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर फिल्ड विद द कोविड केसेस, ये हो रहा था कि इन पेशेंट्स को जगह ही नहीं मिली थी. दे वर नॉट एडमिटेड इन द कोविड वार्ड एंड दे वर नॉट गेटिंग ट्रीटेड. वाई? बिकॉज देयर कोविड रिपोर्ट वॉज नेगेटिव, बट सिंस ड्यू टू कोविड देयर वाइटल ऑर्गन्स वेर अफेक्टेड एंड दे वर नॉट गेटिंग ट्रीटेड. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब हाईकोर्ट में ये कंडीशन गई तो हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका काम है लोगों का इलाज करना, चाहे वो कोविड से हो या कोविड की वजह से हो या कोविड के बाद में हो या कोविड के पहले हो. द बेसिक रूल और द बेसिक ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज़ टू सेव द पीपल ऑफ द स्टेट फ्रॉम एनी अदर डिजीज, मे बी इट कोविड और मे इट नॉट बी. एंड दैट इज़ वाई द कोविड रिपोर्ट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज इट टुक 72 आवर्स. पहले आपको पता है कि एक नियम था कि जो व्यक्ति सरकारी 108 एम्बुलेंस से आएगा उसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा. तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को 108 हॉस्पिटल्स तो मिल नहीं रहे थे. दे वर नॉट गेटिंग 108 एम्बुलेंस. एवरी पर्सन्स वर नॉट एबल टू गेट 108 एम्बुलेंस. वाई? बिकॉज ऑफ 2 रीज़न. फर्स्ट रीज़न वाज कि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ 108 एम्बुलेंसेज बाई. शहर में हर किसी के तो लिमिटेड एम्बुलेंस ही आने वाले हैं. एंड दूसरा कि जिन व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस मिल भी जा रही थी, जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे, हॉस्पिटल्स वेर ऑलरेडी फिल्ड. सो खाली होने में टाइम लग रहा था. एंड वो पेशेंट जो 108 एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, वो उसी एम्बुलेंस में तब तक रहता था जब तक कि उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी. अब जाहिर सी बात है कि वो जो एम्बुलेंस है 108 इज़ बीन ऑक्यूपाइड एंड इज़ बीइंग एंगेज्ड. सो वो जो 108 एम्बुलेंस है वो हॉस्पिटल में खड़ी रह रही है. बेसिकली उसका एम्बुलेंस का काम है टू transfer the patients from hospital to home and from home to hospital. But what was happening actually, they were being treated as a temporary ICU or the hospitals, and that is why there led to be huge deficiency in the number of 108 ambulances. और इसीलिए जब वो नियम हो गया कि भैया आप 108
एम्बुलेंस के द्वारा अगर लाए जाएंगे तभी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में एंट्री मिलेगी। तो क्योंकि 108 हॉस्पिटल से नहीं, एम्बुलेंसेस आर नॉट अवेलेबल, सो हाउ दे आर गोइंग टू गेट एंट्री? सो दिस रूल वाज स्क्रैप्ड। एंड सो सेकेंडली द रूल विच वाज the RT-PCR test which was mandatory for the development of for the admission of the patient in the hospital was also been scrapped. Why? Because it took so much long time, 72 hours, and in order to treat the post-COVID patient, those patients who are having some symptoms after they have recovered from COVID-19 disease, so in order to treat both the patients, the Gujarat High Court had ordered the Gujarat government to remove such orders, and based on that, from now onwards, from 7th of May, there will be no need of COVID positive report for getting admission into the hospital. That is, if a person is in the case of getting admitted, if he is in such a condition to get oxygen support, to get medical support, to get hospital support, he will be admitted at the very time, irrespective of any kind of admission in the ward as well as any kind of report being admitted. So this was the first news. Moving to the second news is the death of RLD chief, that is Rashtriya Lok Dal, Mr. Ajit Singh. Ajit Singh was in the UPA government. He was the civil aviation minister, and he is the son of the great farmer leader Chaudhry Charan Singh. Okay, so he was the son of Chaudhry Charan Singh, which is also known as the Kisan Neta. So who was the very famous farm leader? भारत के एक प्रमुख और प्रसिद्ध किसान नेता श्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे अनिल सिंह, और उनके पुत्र भी हैं जयंत चौधरी. He belonged to a party named as Rashtriya Lok Dal in western Uttar Pradesh. They were mostly a party related to the Jats of the वेस्टर्न यूपी. चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लेते हैं. चौधरी चरण सिंह वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थोड़े समय के लिए ही. आपको पता है कि इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है, देन जनता पार्टी की सरकार आती है. द जनता पार्टी सरकार इज हेडेड बाय मोरारजी देसाई. ओके, मोरारजी देसाई हु वाज फ्रॉम वलसाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. गुजरात के वलसाड जिले से बिलोंग करते थे मोरारजी देसाई, और वो प्रधानमंत्री बनते हैं. लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इंदिरा गांधी को हराने के लिए बहुत से अलग अलग विचारधारा के अलग अलग लोग एक साथ मिलकर आए थे, तो एक समय तक तो वो साथ में रहते फिर, लेकिन उनकी जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, देयर ओन एस्पिरेशंस कम्स इनटू प्ले, एंड देयर स्टार्टेड अ डिवीज़न बिटवीन दिस टू. तो उसी के बाद जब मोरारजी की सरकार गिर जाती है, 2-2.5 साल भी नहीं चलती है, फिर उसके बाद सीरीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं. चरण सिंह हो गया, वीपी सिंह हो गया, देवगौड़ा हो गया, इस तरह के लोग प्रधानमंत्री हैं. एंड देन फिर से इंदिरा गांधी जी कम्स टू पावर. तो उसी बीच में चौधरी चरण सिंह कुछ समय के लिए ही प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन वो ऑफिस में नहीं आ पाते हैं. ठीक है, सदन में नहीं रहने के बाहर तक ही वो प्रधानमंत्री रह पाते हैं. एंड देन उन्हीं के पुत्र हैं श्री अजीत सिंह, दैट डाइड ऑफ कोविड-19, एंड ही वाज अ मास्टर पॉलिटिशियन. सो अपने हिसाब से, सहूलियतों के हिसाब से, कभी बीजेपी को, कभी बीएसपी को, कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी, दे यूज्ड टू गेट सपोर्टेड एंड गेट इनटू द पावर. सो ही वाज अ son of a great farm leader Chaudhry Charan Singh, and his son is Jayant Chaudhary. He is one of the famous politician in India. तो अभी जो भारत में जो किसान मूवमेंट चल रहा था recently, that was mostly prevalent in the regions of हरियाणा and पंजाब, और इन्हीं चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर this party was supporting this farm rally in the name of चौधरी चरण सिंह. और चौधरी चरण सिंह एक्चुअल में क्या चाहते थे, दैट इज़ नॉट ऑफ द इम्पॉर्टेंस, बट ही इज़ टेकन एज द लीडर, एंड हिज सन इज़ नॉट दैट फेमस. इतने फेमस नहीं हुए, इतने प्रोमिनेंट नहीं हुए जितने इनको होना चाहिए था, बट स्टिल ही इज़ डाइड ड्यू टू द कोविड-19 डिजीज़. लेट अस प्रे हिज रेस्ट इन पीस, हिज सोल मे रेस्ट इन पीस. Next editorial article is very important. It is discussing about the Taiwan model. So ताइवान आप लोगों को पता है, ठीक है. तो ताइवान इज़ ऑफिशियली जो चाइना मानता है, दैट इज़ चाइना इज़ द रिपब्लिक ऑफ ताइवान, इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, बट ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है. बट एज पर द वन चाइना पॉलिसी, चाइना क्लेम्स दैट ताइवान इज़ इट्स पार्ट्स, और इसीलिए बहुत से कंट्रीज़ में उसकी एम्बेसी नहीं है. ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में दर्जा नहीं दिया जाता है. चाइना कहता है इसको
वन नेशन टू कंट्रीज़, दैट इज़ एक चाइनीज़ नेशन है और उसमें दो कंट्रीज़ है, एक चाइना और एक ताइवान। सो इफ़ यू वांट टू हैव रिलेशन, सो चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्या कहती है कि अगर आपको चाइना के साथ रिलेशन रखना है तो आपको ताइवान के साथ रिलेशन नहीं रखना है, बिकॉज ताइवान इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ चाइना। जो ROC है, रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है द ताइवानीज रिपब्लिक, एंड if you will keep relation with Taiwan, then you will have no relation with China, and if you have to relation with China, then you will have not to maintain any kind of relation with Taiwan. But here the Taiwanese model is discussed how it handled the COVID-19. किस तरह से ताइवान ने COVID-19 को हैंडल किया और किस तरह से आगे देशों को सीखना चाहिए, और किस तरह से जो ताइवान के जो डिप्लोमेट है ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को ताइवानीज़ मॉडल को लेकर पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को इसकी केस स्टडी बतानी चाहिए, ताकि जो बेसिक एक्चुअल डेवलपमेंट है, द बेसिक रूल एंड द बेसिक आइडिया ऑफ रिमूविंग आउट ऑफ द COVID-19 डिजीज़ कैन ऑल्सो बी टेकन आउट बाय दिस ताइवानीज़ मॉडल। दिस इज़ व्हाट ही सेज। और एक तरह से ये अपने पॉइंट रख रहे हैं अपने कंट्री की कि आप जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है जहाँ पर अलग अलग मेंबर स्टेट्स मिलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO को कितना फंड मिलेगा, कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, तो उसकी जो WHO की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी इज़ नथिंग बट द WHO, और उसके मेंबर्स होते हैं द मेंबर कंट्रीज़। ताइवान WHO का मेंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि चाइना उसका मेंबर है। और अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि WHO में ताइवान अपनी मेंबरशिप चाहता था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और USA उसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बाद में ड्यू टू सम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ताइवान वाज नॉट इंक्लूडेड एज अ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में उसे एज अ मेंबर की तरह इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि इसे ये माना गया कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ROC, दैट इज़ अ रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसीलिए ताइवान अपना पॉइंट रख रहा है और बता रहा है कि हमें भी WHO में शामिल करना चाहिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी मेकिंग में हमें शामिल करना चाहिए। वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और किस तरह से हमने COVID-19 को मैनेज किया है वो पूरे वर्ल्ड के लिए हेल्पफुल होगी। सो दे आर पुटिंग देयर पॉइंट। उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। दैट पॉलिटिकल एजेंडा इज़ नॉट ऑफ यूज़, बट येस व्हाट इज़ ऑफ यूज़ इज़ टुडे वी विल डिस्कस हाउ द ताइवानीज मॉडल हैज़ बिन इम्पैक्टेड इन फाइटिंग द COVID-19 डिजीज़ ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी। सबको लग रहा था कि भाई चाइना के बगल में ताइवान है, तो चाइना में जो वुहान वायरस आया, तो चाइना में अगर इतना इफेक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है कि ताइवान भी नष्ट हो जाने वाला है। तो ताइवान वाज एक्सेप्टेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड ऑफ द कंट्रीज ऑफ द एपिडेमिक। बट व्हाट हैपन, क्योंकि 2003-04 में उसने ऑलरेडी एक सार्स जो COVID-1 है, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, द फुल फॉर्म इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज़, 2003-04 में ऑलरेडी ताइवान और चाइना दोनों रीजन में आ चुका था। ताइवान को उससे फाइट करने का एक्सपीरियंस था, एंड दैट एक्सपीरियंस हेल्प ताइवान टू फाइट अनदर SARS-CoV-2, जो अभी की डिजीज़ है उसका नाम है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नोवेल कोरोना वायरस 2, विच इज़ ऑल्सो नोन एज COVID-19. Since it has an experience of fighting the 2003 SARS diseases, so it fought with the COVID-19 very well. Taiwan did not alarm the जो अलार्म्स थे, जो अलार्मिंग सिचुएशन थे, द प्री रिपोर्ट्स थे, दैट रिपोर्ट्स वेयर द बोथ ऑफिशियल एज वेल एज नॉन ऑफिशियल अलार्म्स को उसने इग्नोर नहीं किया, एंड दे मेंटेन्ड व्हाट इज़ द पिक्चर, कि किस तरह से पिक्चर बनने वाली है, क्या स्कोप होने वाला है, दे ऑल मेंटेन अलॉन्ग विद द सीवियरिटी। अथॉरिटीज़ ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया, ठीक है। जब से उनका पहला केस आया था दिसंबर 2019 से लेके एंटायरली टू पब्लिक हेल्थ कंटेनमेंट मेजर्स, सो वॉट एवर द मेजर्स दे हैड यूज्ड इन 2003 टू कंटेन द सार्स डिजीजेस, जब चाइना में वुहान में दिसंबर 2019 में केस आता है तभी से वो इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, टायरलेसली इम्प्लीमेंटिंग द पब्लिक हेल्थ कंटेनमेंट मेजर, जब उसका पहला केस आया जनवरी 2020 में। आज यानी अप्रैल 30, 2021 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1200 भी नहीं, 1128 ही कन्फर्म केसेस हुए हैं, और ओनली 12 डेथ्स इन ताइवान। सो देखिए कितना रिमार्केबल अचीवमेंट है। अ कंट्री विच इज़ जस्ट नेबरिंग टू चाइना
एंड उसका पहला केस आता है जनवरी 2020, यानी 1.5 साल के अंदर अंदर केवल और केवल 1128 केस एंड ओनली 12 डेथ्स। सो व्हाट अ रिमार्केबल अचीवमेंट इट इज़। उस शहर के इतने पास होते हुए भी हाउ दे हैव वर्कड, हाउ दे हैव अचीव द टारगेट, दैट इज़ अ कम्प्लीटली कमेंडेबल जॉब। सो दे वेर एक्सपीरियंस्ड ऑफ हैंडलिंग द सार्स। एंड जब दिसंबर 2019 में चीज़ें आई तभी से उन्होंने कंटेनमेंट मेजर्स प्लानिंग पे फोकस किया, और उनका पहला केस जब जनवरी 2020 में आता है वो सारी चीज़ों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप दे स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग। लाइफ एंड वर्क कंटिन्यूड, जब तक कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए वो चीज़ें ऐसी की रही। हाईली दे फोकस्ड ऑन कंटेनमेंट जोन एंड कंटेनमेंट पॉलिसी, और बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को उसको वैसे का वैसा ही चलने दिया, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा के। ठीक है, ताइवान ने एक नेशन वाइड इन्फेक्शियस डिजीज़ हेल्थ केयर नेटवर्क बना रखा था उससे पहले ही, जब वो सार्स से लड़ रहा था, और उस इन्फेक्शियस डिजीज़ हेल्थ केयर नेटवर्क ने बहुत काम किया, जिसने एक लीगल फ्रेमवर्क बताया कि ऐसे पेशेंट्स जो कि कोविड से पीड़ित हैं उनको एक स्पेशल प्लेस में ले जाएगा, एक स्पेशल कंटेनमेंट जोन, जो कि एक ताइवान के पर्टिकुलर रीजन में, जहाँ पर ओनली एंड ओनली कोविड एंड कोविड रिलेटेड पेशेंट्स विल बी देयर। सो देयर वाज अ लीगल फ्रेमवर्क, एक बाकायदा कानूनी प्रक्रिया के तहत वो व्यक्ति जिनके पास कोविड या कोविड रिलेटेड सिंड्रोम या डिजीज़ होंगे, दे विल ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर एरिया, और फिर उस एरिया से किसी को बाहर नहीं आने देगा। सो अ कंप्लीट कंटेनमेंट जोन विद अ प्लान्ड स्ट्रेटजी हेल्प्ड both legally as well as tactically in transferring the patient with highly contagious disease to the designated facility। इससे ये हुआ कि बाकी की जो फैसिलिटी और भी अलग डिजीज़ हो रही हैं। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है कि सारे के सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। कोई और डिजीज़ वाला व्यक्ति, जिसको कोई और डिजीज़ हो, लिवर में प्रॉब्लम हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हो, डायलिसिस हो, एक्सेट्रा, वो उसमें नहीं एंटर कर सकता, क्योंकि सारे के सारे हॉस्पिटल, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो कम्प्लीटली कोविड बेस्ड। ताइवान ने क्या किया कि एक भी केस मिलता था तो वो एक स्पेशली डेडिकेटेड, जाहिर सी बात है कि छोटी कंट्री है तो उसके लिए एक मोबिलिटी भी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं। इंडिया जैसे बड़े कंट्री में मोबिलाइजेशन बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि आप किसी एक फिक्स एरिया को नहीं रख सकते, क्योंकि हर एक जगह पे आपको छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े। लेकिन ताइवान ने क्या किया कि क्योंकि वो छोटी कंट्री थी तो एक पर्टिकुलर एरिया को ही सील कर दिया, और सारे के सारे केसेस को वहीं ले जा रहे थे कि उस एरिया से बाहर ना आए, और वो एक एरिया जो घंटे का वहाँ फिक्स रहे, बाकी चीज़ों में नॉर्मल से आगे नॉर्मल सी बढ़ी रहे। एंड बाकी जो चीज़ों को दे वर अलाउड एंड अदर सर्विस वेर अलाउड टू कंटिन्यू, दैट वाज इकोनॉमी भी चलती रही एंड मेडिकल पॉलिसी वाज ऑल्सो कीप रनिंग इन दैट टाइम। सो बाई एक्टिंग अर्ली and effectively, so Taiwan acted both early as well as effectively, taking experience from the previous SARS diseases, making a good focus on the containment zones and transferring the patient to a designated COVID facility and leaving the other hospital service for other designated purpose with less and very less restrictions on the economic activity binding to that particular area. It led to the complete development of the Taiwan as well as curtailment of disease at the same time, यानी कि इकोनॉमी भी बढ़ी और डिजीज़ को भी कंट्रोल किया दोनों ही टाइम पे। मेंटेनिंग एसेंशियल इंटरनेशनल सोशल इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ ऑल्सो। ताइवान ने बहुत सारे क्वारंटीन मेथड्स, जो एयरप्लेन सर्विस है, जो एयरप्लेन के लिए एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड बनाए कि एक पर्टिकुलर जोन होगा और अगर वहाँ पर ही कुछ चीज़ें आएंगी और जाएंगी, जो भी लोकोमोटिव्स है, जो भी कमेंडेबिलिटी है, वाट एवर द मोबिलिटी एंड वाट एवर द लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी, दैट वाज मेड वेरी एंड वेरी एडजस्टेबल एज पर द टाइम एंड एज पर द रिलेशन, सो दैट फिशरीज़, ऑफशोर विंड फार्म्स, एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ वो अपना काम आराम से कर सकें। इसके लिए बहुत ही बेटर प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा दिया गया। एंड दैट इज़ वाई जो फॉर्मेशन ऑफ द डिजीज़ कंट्रोल रेगुलेशन was fixed based on the containment as well as maintaining the flexibility along with the planning of the economic reasons. So this was the reason कि क्यों Taiwan has been able to succeed till now. There is only 1128 cases, यानी कि near about 1100 cases only. ताइवान शुरू से ही राइट टू हेल्थ और प्राइवेसी के बीच में भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। ऐसा ताइवान के एम्बेसडर का कहना है कि हमने कुछ कड़े नियम लगाए, लेकिन उसके साथ जो राइट टू प्राइवेसी और जो लोगों की राइट है फ्रीडम, उस पर कोई कड़े नियम नहीं लगाए, उसको नहीं बंद किया। यानी कि वी क्रिएटेड अ कंटेनमेंट जोन बट वी इक्वली अलाउड द अदर राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड मूवमेंट टू बी पास्ड। जो गरीब लोग होते हैं, जो डिप्रेस क्लास होते हैं, उनके लिए पहले से सोच कर because of the lockdown they will have to suffer, and that is why a national system was maintained to help those targeted people.
The people were targeted, the beneficiaries were targeted, and they were given home, and they were settled in a particular area before making a containment zone, and these models thus helped Taiwan to come out of the COVID-19 situation. और ताइवान ये कह रहा है कि वर्ल्ड को, क्योंकि हमने अपनी पोटेंसी प्रूव की है, सारे दुनिया को हमसे ये सीखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ताइवान से सीखना चाहिए, ना कि चाइना से बात हो जाए, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ताइवान को एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। दैट हैज़ बीन द रीज़न, दैट इज द कॉज। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Till now, stay home, stay safe, take care. We will see you in the next video. Have a good day.